जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से उन्हें अधिक अच्छा लाभ मिलता है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं की उचित देखभाल करें। आज पशुओं में होने वाली एक मुख्य समस्या पर विस्तार से जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। जीरे की GC4 किस्म से मिलती है ज्यादा पैदावार, शुद्ध बीजोत्पादन के लिए रोगिंग जरूरी, और प्रदेश के नवाचारी किसानों को मिला पूसा सम्मान। जानपालिया में आयोजित जीरा प्रक्षेत्र कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि GC4 किस्म की बुआई करके जीरा उत्पादक किसान ज्यादा उत्पादन के साथ बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर और DBT साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में जीरा फसल पर प्रक्षेत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमेर सिंह मीणा ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों से कहा कि जीरे की GC4 किस्म से ज़्यादा पैदावार मिलती है। यह किस्म बाड़मेर जिले के लिए सर्वोत्तम है। जीरा फसल का जैविक उत्पादन लेकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जीरे के साथ साथ डॉक्टर मीणा ने किसानों को अजवाइन, धनिया और सौंफ उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताया। कार्यक्रम को कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BL मीणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों से उन्नत बीज और वैज्ञानिक तकनीक काम में लेने की बात कही। वहीं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के साथ साथ मिलेट्स फसलों पर भी जानकारी दी गई। डॉक्टर मुरलीधर मीणा ने किसानों को बीज प्रसंस्करण, बाजारीकरण और मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बाबूलाल जाट ने जीरे की विभिन्न किस्मों और बीज उपचार के बारे में बताया। इस दौरान डॉक्टर रावताराम भाखर ने पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल पर जानकारी दी। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के कृषि वैज्ञानिकों ने शुद्ध बीजोत्पादन के लिए फसल में रोगिंग को जरूरी बताया। कृषि विद्यार्थियों के लिए कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के द्वारा रोगिंग पर प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को रोगिंग तकनीक, उसके महत्व और उत्पादन में मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि यह प्रायोगिक कार्य गेहूं किस्म राज 4238 पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम से किसानों को भी जोड़ा गया ताकि किसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्वयं के लिए बीज तैयार कर सकें। उन्होंने बताया कि शुद्ध बीजोत्पादन के लिए रोगिंग जरूरी है। रोगिंग के तहत अवांछित पौधों को खेत से निकाला जाता है। इससे किस्म की शुद्धता बनी रहती है। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शुद्ध बीज से 15 से 20% तक फसल पैदावार में बढ़ोतरी होती है। प्रदेश के 4 नवाचारी किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित पूसा कृषि मेले में रिसर्च फेलो और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 4 दिवसीय पूसा कृषि मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संबोधित किया। इससे पूर्व किसानों को उनके कृषि नवाचारों के लिए रिसर्च फेलो और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संस्थान के द्वारा जयपुर और दौसा जिले के 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। इनमें जयपुर जिले के भैराना गांव के किसान सुरेंद्र अवाना को जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में रिसर्च फेलो अवार्ड प्रदान किया है। वहीं जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दौसा जिले के प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर शर्मा, रूबी पारिक और जयपुर जिले के सुंदरपुरा गांव के किसान डॉक्टर श्रवण यादव को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसानों को यह अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक और IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने प्रदान किए।
मेला कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोटा अनाज बड़े किसान नहीं बल्कि लघु सीमांत किसान उगाते हैं। कुपोषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच वर्ष 2023 को दुनिया भर में मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को दिल्ली में होने वाले एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की औपचारिक लॉन्चिंग करेंगे, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, अन्य प्रतिनिधि और कई देशों के मंत्री शामिल होंगे। कृषि विज्ञान मेले में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों, फूलों, फलों की महत्वपूर्ण किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार साहनी साहब को। डॉक्टर साहब, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुओं में मुख्य रूप से कौन सी समस्या देखी जाती है जो कि पशुओं से होने वाले उत्पादन को प्रभावित करती है? देखिए, पशुओं में बांझपन एक बहुत ही विकट समस्या है और बांझपन के कारण हमारे देश को करोड़ों रुपए की आर्थिक नुकसान प्रतिवर्ष झेलना पड़ता है। बांझपन एक ऐसी विकट समस्या है कि हमारे पशुपालक भाई की जब पाड़ी जो है 4.5-5 साल की हो जाती है और जब वो ताव में नहीं आती, अर्थात यदि वो बोलती नहीं है, और उसको जब वो पशु चिकित्सक के पास अपने पाड़ी को लेकर के जाता है तो पशु चिकित्सक उसके प्रजनन अंगों की जब जांच करते हैं तब पशु चिकित्सक कहते हैं कि इसके तो प्रजनन अंग अभी विकसित ही नहीं हुए हैं। तब पशुपालक को बहुत ही पशुपालक के सामने बहुत ही दुखद स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तब वो बहुत ही विलम्ब हो चुका होता है। अतः मैं पशुपालक भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ही प्रसव होने के बाद में, चाहे वो बछड़ी है या पाड़ी है, उसको शुरू से ही समय समय पर जो है पेट के कीड़ों की दवाई और उसको संतुलित पौष्टिक आहार नियमित रूप से देते रहें, ताकि उसका शारीरिक भार भी बढ़ता रहे, उसकी शारीरिक वृद्धि भी होती रहे। अगर शारीरिक वृद्धि बराबर होती रहेगी तो उसके प्रजनन अंगों का भी विकास होगा। और ये जो स्थिति जैसे हम देखते हैं कि 4-5 साल की पाड़ी हो जाती है या 3-4 साल की जो बछड़ी हो जाती है, उसके बाद भी अगर वो ताव में नहीं आती या वो बोलती नहीं है तो बहुत उससे पशुपालक को बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है और पशुपालक बहुत दुखी हो उठता है। तो अगर हम नियमित रूप से उसको संतुलित पौष्टिक आहार उसको अगर दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। ज़्यादातर जो केसेज, ये बांझपन के केसेज हैं, उसमें जो कुपोषण है वो बहुत बड़ी एक समस्या रहता है। कुपोषण के अलावा जो हम देखते हैं कि पशुपालक भाई अगर पशुओं को दस्त हो रहे हैं या उसको बछड़ी को सफ़ेद दस्त हो रहे हैं तो भी वो ध्यान नहीं देते, तो उसको समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाई, एल्बेंडाजोल नाम की दवाई 3 ग्राम या फेनबेंडाजोल नाम की दवाई 1.5 ग्राम उसको हर 3 महीने पे अगर देते रहें तो पेट के कीड़ों की समस्या भी निजात पाई जा सकती है। और साथ साथ जो पशु के शरीर के ऊपर कभी कभी हम देखते हैं चिच्चड़, जुएँ, लीखें इत्यादि बहुतायत से रहती हैं, ये पशु का खून पीती हैं, साथ साथ उसको पशु को एनीमिया भी हो जाता है और कई तरह के जो प्रोटोजन बीमारियां भी पशु को हो जाती हैं। तो इससे ना तो उसका शारीरिक विकास हो पाता है, ना पशु जो है शारीरिक भार अपना ग्रहण कर पाता है और न ही उसके प्रजनन अंगों का विकास हो सकता है। तो अगर नियमित रूप से संतुलित पौष्टिक आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में हरा चारा हो, पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा हो, बाँट हो, कम से कम 1.5 किलो बाँट उसको रोज़ाना देना चाहिए। बाँट में भी पशुपालक भाई उस बाँट को घर पे ही बना सकते हैं। उसका 1/3 हिस्सा जो है चापड़ ले लें, 1/3 हिस्सा मौसम के अनुसार खल ले लें और 1/3 हिस्सा दाना ले लें। दाने में भी वो मिश्रित दाना ले सकते हैं, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इस तरह का मिश्रित दाना ले करके और उसमें साथ में खनिज लवण मिला दें और उसमें करीब 50 ग्राम नमक रोज़ाना अगर पशु को देंगे तो पशु नियमित रूप से ताव में आते रहेंगे, पशु का उत्पादन बढ़ेगा और नियमित रूप से उसकी प्रजनन और उत्पादन क्षमता बरकरार रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने मुख्य रूप से बांझपन की समस्या की बात की जो पशुओं में पाई जाती है। ये बांझपन की समस्या क्या है और इसके क्या कारण हैं? देखिए, बांझपन जो पशु की प्रजनन क्षमता में कमी होने का कारण ही बांझपन है।
अब ये बांझपन स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ये वंशानुगत भी हो सकता है और बाद में एक्वायर्ड भी हो सकता है। अब इसके जो सबसे प्रमुख कारण है, बांझपन के कई कारण हैं, सबसे जो प्रमुख कारण है वो है कुपोषण। क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो जो ही बछड़ी हो या बछड़ा हो या पाडी हो या पाडा हो, उसको पैदा होने में कई दिनों तक तो उसको दूध पिलाते रहते हैं और दूध पिलाने के बाद में फिर उसको जो है तूड़ा खिलाते हैं या उसको खाखला या कुट्टी उसको खिलाते रहते हैं ताकि उसका पेट भर जाए। उसको संतुलित पौष्टिक आहार नहीं देते, न तो उसको बाँट देते हैं, न उसको खनिज लवण देते हैं, न उसको समय समय पर कृमिनाशक दवाइयाँ देते हैं, न उसको जो उसके शरीर के ऊपर लगने वाले चिच्चड़, जुएँ, पिस्सू इत्यादि हैं उनका कोई उपचार कराते हैं। तो पशु काफ़ी अपने आप को थका महसूस करता है। और अगर ये कुपोषण रहेगा, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, बाँट, खनिज लवण और उसको नमक नहीं मिलेगा तो पशु जो है ताव में नहीं आएगा और एक बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब जो दूसरा कारण होता है कि जो कुछ इन्फेक्शन के कारण भी, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन अगर है तब भी जो है पशु हो सकता है ताव में तो आ जाए लेकिन वो गर्भ धारण ना करे। तो इन्फेक्शन का कारण भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पशु ब्याने के बाद में पशु को अगर जेर नहीं डालता और जेर न डालने के बाद में अगर हाथ से जेर निकलवाई गई या उसकी जेर अंदर रह गई तो भी अंदर बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि पशु ब्याने के बाद में उसका जो गर्भाशय है वो बाहर निकल आता है। गर्भाशय बाहर निकलने के बाद में फिर गर्भाशय को अंदर जब रखा जाता है तो कभी कभी जो कई नीम हकीम है उसको अगर सही उसको एंटीबायोटिक्स और उसका अगर सही तरह से संक्रमण का निरोध नहीं किया गया तो उसके अंदर भी बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन रह जाता है और पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता। इसके अलावा कई तरह के जो है जैसे ट्राइकोमोनियासिस है, विब्रियोसिस है, ब्रुसेलोसिस है, इस तरह के कई इन्फेक्शन भी होने के कारण पशु जो है गर्भ धारण नहीं कर सकता। अगर कोई भी अगर उसका जो कोई इन्फेक्शस अगर कोई कारण है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पशु जब ताव में आता है तो उसकी जो मूत्र द्वार है उससे जो है एक लसलसा पदार्थ जेरी से निकलती है। उस जेरी को आप जो है पशुपालक भाई उसको गौर से देखें, उसको अच्छी तरह से देखें कि वो एक बिल्कुल पारदर्शक हल्का नीला रंग लिए हुए एकदम पारदर्शक होगी, एकदम साफ़ होगी, उसका आर पार देखा जा सकता है। अगर उसमें कोई छिछड़े दिखाई दे रहे हैं या उसमें कोई मवाद दिखाई दे रही है तो ये समझना चाहिए कि बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन है और ये गर्भ धारण नहीं करेगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पशु चिकित्सक से परामर्श करके 3 से 5 दिन तक उसके गर्भाशय के अंदर जो कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ जो है एंटी प्रोटोजन दवाइयाँ उसके अंदर रखी जाती हैं ताकि वो जब अगली बार वो ताव में आए तो फिर अगली बार उसको या तो प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है ताकि उसका गर्भ धारण कर ले। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि गाय या भैंस ब्याने के बाद में उसकी पाडा पाडी या बछड़ा बछड़ी होती है तो एक नर होता है और एक मादा होती है। तो मादा में कभी कभी फ्री मार्टिन्स पैदा हो जाते हैं। फ्री मार्टिन्स में बाहर से तो उसके जो प्रजनन अंग सामान्य दिखाई देंगे लेकिन अंदर से उसकी जो अंडाशय है उसका विकास नहीं होता है। तो ये एक तरह से वंशानुगत दोष है और इसका कोई उपचार भी नहीं है। ऐसे पशुओं को तुरंत ही पशु चिकित्सक से उनकी जांच करा के उसको गौसदन भेज देना चाहिए, नहीं तो पशुपालक के ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा। तो ये सब कारण अगर हैं तो इसके लिए सबसे उचित ये है कि जैसे ही जो हमारी गाय है, अगर संकर नस्ल की गाय है तो वो करीब 14-15 महीने की वो ताव में आ जानी चाहिए। अगर ताव में नहीं आती तो पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। अगर देसी गाय है तो वो करीब 1.5 साल की जब वो हो जाती है, 18 महीने की हो जाती है, तो वो ताव में आ जानी चाहिए, बशर्ते कि उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित पौष्टिक आहार दिया गया है, उसको खनिज लवण दिए गए हैं, उसको जो उसका रहने का वातावरण है काफ़ी अनुकूल है, तो 18 महीने की वो ताव में आ जाएगी। अब जो भैंसें हैं वो भैंसें अगर उसको अच्छा पौष्टिक का आहार मिला है, उसके प्रजनन अंग अच्छी तरह से विकसित हैं, तो वो 2.5 साल की जो पाडी है वो ताव में आ जाएगी। और अगर वो ताव में आ जाएगी तो ताव में आने के बाद में उसको आप जो है प्राकृतिक गर्भाधान कराएं या कृत्रिम गर्भाधान कराएं। गर्भाधान कराने के बाद में उसको 60 दिन बाद पशु चिकित्सक से उसकी गर्भ परीक्षा करा लें। अगर वो गर्भ धारण उसने कर लिया है तो फिर उसको संतुलित पौष्टिक आहार दे दें। और ख़ास तौर से जो
जैसे गाय हैं तो वो गाय 9 महीने 9 दिन में ब्याती है, भैंस है 10 महीने 10 दिन में ब्याती है। तो अंतिम जो तिमाही है, जैसे गाय है तो उसके 7, 8, 9 महीने और भैंस है तो 8, 9, 10 महीने अंतिम तिमाही में उसको उसके जो संतुलित पौष्टिक आहार है, करीब 1.5 किलो दाना उसको अतिरिक्त देना चाहिए। साथ में उसको करीब 1-1.5 किलो दाना उसके शरीर निर्वाह के लिए और करीब 1.5 किलो दाना उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए देना चाहिए। लगभग 3-3.5 किलो दाना उसको देंगे, साथ में उसको जो है हरा चारा भी देंगे। तो इससे जो है वो पशु जो है आराम से ब्याह जाएगा, उसका प्रसव भी सामान्य होगा और ब्याने के बाद में उसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और पशुपालक को काफ़ी उसका मुनाफा मिलेगा। और पशु को जो प्रजनन संबंधी रोग होते हैं जैसे जीर्ण गिरना या उसका गर्भाशय का बाहर आ जाना या मिल्क फीवर इत्यादि या कीटोसिस आदि की जो बीमारियां होती हैं, इनसे भी उसका पशु बचा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, इस समस्या का उपचार कैसे किया जाए, कैसे हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई इससे सावधानी रखें, इस बारे में भी बताइए। देखिए, बांझपन के उपचार के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वो पशुओं का जैसे ही बछड़ी या पाड़ी पैदा होती है शुरू में ही उसके एक कृमिनाशक दवाएं उसको नियमित रूप से देते रहें। और उसको जैसे शुरू में जैसे अगर पाड़ी है या बछड़ी है तो उसको 7 दिन की आयु पर उसको एडिपेट साइट्रेट या पिपराजिन साइट्रेट नाम की दवाई दी जाती है। फिर उसको जो है हर 15 दिन पे, और फिर जब वो 3 महीने की हो जाए तो उसको फिर 3 महीने से 6 महीने तक हर महीने तक उसको कृमिनाशक दवाई देते रहें। 6 महीने से ऊपर 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 21 महीने पर उसको हर 3 महीने पर कृमिनाशक दवाई नियमित रूप से देते रहें। उसके शरीर के ऊपर कोई चिच्चड़, जुएँ, कलीले नहीं हो। उसको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा, संतुलित पौष्टिक आहार, खनिज लवण उसको 60-70 ग्राम रोजाना खनिज लवण देते रहें। और उसको जो साधारण नमक होता है, ख़ासतौर से जो काला सेंधा नमक होता है या काला नमक है, वो उसको नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में उसको पानी देते रहें। और ख़ास तौर से सर्दियों में जो उसके आवास पे ध्यान दें। सर्दियां हैं तो सर्दी से बचाव करें, ज़्यादा गर्मी है तो उसको पशु को ठंडक रखें। तो अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो पशु नियमित रूप से ताव में आता रहेगा। और अगर ताव में आएगा तो वो गर्भ धारण करेगा, गर्भ धारण करेगा तो वो उसका प्रसव होगा, प्रसव होगा तो वो दूध देगा, दूध देगा तो पशुपालक खुश होगा और उसको जो आमदनी बढ़ेगी, उसको जो है उसके रोज़गार में इजाफा होगा। तो अगर कोई पशु अगर ताव में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। पशु चिकित्सक उसके प्रजनन अंगों की जांच करेंगे, उसकी जो है अंड ग्रंथियों की उसकी जांच करेंगे और उसके अंदर अंड ग्रंथियों की जांच करने में उसके अंदर ओवेरियन मसाज करेंगे, उसके अंदर ल्यूगोल्स आयोडीन टेम्पोनिंग करेंगे। ल्यूगोल्स आयोडीन टेम्पोनिंग करने से क्या होगा कि जो उसका जो सर्विक्स के ऊपर जब ओवेरियन ये ल्यूगोल्स आयोडीन मसाज किया जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा सीक्रेट होगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा हार्मोन से जो है पशु ताव में आएगा। ताव में आने के बाद में उसको या तो प्राकृतिक रीत से अच्छी नस्ल के सांड से उसको गर्भाधान करवाएं या कृत्रिम गर्भाधान से पशु को ज्ञापन करवाएं और 60 दिन के बाद में उसकी गर्भ परीक्षा करा लें। तो पशु जो है ये पता चल जाएगा कि गर्भ पशु का ठहर गया। अगर फिर भी गर्भ नहीं ठहरता है तो पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। और उपचार के रूप में पशु को जो है कॉपर कोबाल्ट की गोलियां देनी चाहिए। ये 4 से 5 गोलियां रोज़ाना देनी चाहिए। और पशु को खनिज लवण रोज़ाना 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक रोज़ाना कम से कम 45 से 60 दिन तक खनिज लवण रोज़ाना देना चाहिए। साथ ही उसको सेंधा नमक, काला नमक भी दें पर्याप्त मात्रा में। उसको जो है हरा चारा दें, संतुलित पौष्टिक आहार देंगे और खनिज लवण देंगे तो निश्चित रूप से पशु जो है ताव में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को अपनी तरफ से क्या सलाह और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पशुपालक भाई ये ध्यान में रखें कि हमें गाय हो या भैंस हो तो गाय अगर संकर नस्ल की है तो उसको 12 से 15 महीने में वो ताव में आ जाए। अगर देसी नस्ल की है तो वो 18 महीने के ताव में आ जाए। अगर पाड़ी है तो वो 2.5 साल की ताव में आ जाए। और इस बात का विशेष रूप से पशुपालक भाई ध्यान रखें कि हमारी गाय या भैंस है वो प्रतिवर्ष बच्चा देनी चाहिए। और वो प्रतिवर्ष बच्चा तभी देगी जब वो नियमित रूप से ताव में आती रहेगी। नियमित रूप से ताव में तभी जाएगी जब हम उसको संतुलित पौष्टिक आहार देंगे। अगर नियमित रूप से उसका साल में एक बार प्रसव होता है तो हमें साल में 300 दिन तक तो लगातार दूध मिलता रहेगा। साथ में एक पाड़ी या हमको एक बछड़ी भी मिलती रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, वंस काफ ईयर प्रोग्राम हमें अपने पशुओं से लेना है और साथ में 300 दिन तक दूध लगातार लेना है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या, बांझपन की समस्या का कारण, निवारण और उपचार बताया।
कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।